हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी दुलाई वाली। आज हम दुलाई वाली कहानी को पढ़ेंगे। दुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। बंग महिला का ही दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहानी देके आपको इनमें से कोई भी नाम दे तो ये दोनों ही ठीक हैं, बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 में और दुलाई वाली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और ये कुसुम कहानी संग्रह में संकलित है। राजेंद्र बाला घोष का कहानी संग्रह है कुसुम, तो ये कुसुम कहानी संग्रह में संकलित है। दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी माना है राय कृष्ण दास ने। ये बात भी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी माना है राय कृष्ण दास ने, तो ये सब बातें याद रखनी है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। बंग महिला का ही वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहानी 1907 में प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है और कुसुम कहानी संग्रह में संकलित है। और दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी मानने वाले हैं राय कृष्ण दास। तो अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। याद रखना है, दशाश्वमेध घाट की बात किस कहानी में की गई है? तो दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, यानी रहने योग्य। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। आगे क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका। याद रखना है, जो सीता है, सीता की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था दुलाई वाली कहानी में सीता कितने वर्ष की थी? तो 10 वर्ष की। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते, तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। याद रखना है, नवल किशोर है जो कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी।
क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही हैं, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। यानी वंशीधर की पत्नी है जानकी देई, इनको नवल किशोर का हंसी मजाक करना पसंद नहीं है। तो ये एक घटना बताती हैं कि मैं एक रोज़ चौक में बैठी पुड़ियाँ काट रही थी कि नवल आकर चिल्लाने लगे कि बुआ तुम्हारी बहू पुड़ियाँ खा रही हैं। तो ये बताती हैं कि मुझे उनका ये मजाक अच्छा नहीं लगा। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, याद करना रखना है, वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल हैं, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, याद रखना है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में क्या है? ममेरे भाई, यानी मामा के लड़के हैं। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। कालिब का अर्थ है शरीर, ये उर्दू भाषा का शब्द है। एक जान दो कालिब हैं, कालिब का अर्थ है शरीर, याद रखना है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी आई कालाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था बागे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। ये सब वंशीधर सोच रहे हैं। आगे वंशीधर बोले नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस लाइन में आर्थिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है, परिवार की आर्थिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है। आगे वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखना है कि इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। पूछ ले कि किस कहानी से ली गई है, तो दुलाई वाली। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे।
इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। इसमें देखो स्वदेशी आंदोलन की ओर संकेत किया गया है। इस लाइन में स्वदेशी आंदोलन की ओर संकेत किया गया है। जानकी जरा बोहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय पर रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनाने गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। याद रखना है, 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। याद रखना है कितने स्त्री पुरुष थे, तो 10-12 हैं। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंचे। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़ियाँ और मिठाई लेकर डाले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सूद आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डोढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। देखिए, ये बात याद रखनी है कि भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। ये नवल किशोर की पत्नी के लिए लाइन आई है। ये नवल किशोर की पत्नी के विषय में है। कई इसको नवल किशोर समझते हैं कि नवल किशोर के विषय में है, ये नहीं, ये नवल किशोर की पत्नी के विषय में है।
वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। याद रखना है कितनी स्त्रियां थी, 3-4। पहले कलकत्ते से आने वाला जो कलकत्ते के मुसाफिरों से जो डब्बा भरा था उसमें 10-12 स्त्री पुरुष थे, वो याद रखना है। 10-12 स्त्री पुरुष थे 1.5 दर्जे में, और 3-4 ये क्या है जिसमें वंशीधर बैठे थे उसमें 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन, ओ देखो रोवल करथैन। देखिए, इन स्त्रियों की जो वार्तालाप है ये अवधि मिश्रित भोजपुरी में प्रस्तुत की गई है। अवधि मिश्रित भोजपुरी, अवधि मिश्रित भोजपुरी याद रखना है। इन स्त्रियों की वार्तालाप है जो अवधि मिश्रित भोजपुरी में प्रस्तुत की गई है। अब ये पहली स्त्री क्या कहती है कि अरे इनके मतलब कि इस लाइन में कि इनके घर वाले तो नहीं आए हैं, देखो ये रोने लग गई हैं। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हो ये। दूसरी क्या कहती है कि अरे दूसरी गाड़ी में बैठे होंगे। पहली, दूर बोर ही जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरी क्या कहती है, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी बधिर महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो न। इसके जवाब में उसने जो कहा वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछीला कि हम पूछते हैं, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद कि तुम कहाँ उतरोगी, क्या इलाहाबाद उतरोगी। इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोया, कि इलाहाबाद में तुम्हारा कौन सा गांव है, ये पूछती है। पहली, अरे नाही जनलू प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी क्या कहती है, भला प्रयाग जी काहे न जाने थे, कि प्रयाग को ये क्यों नहीं जानती। ले कहे के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हई, ऐसो हो सोमवारी और गहन धक्का लाग रहा, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली क्या कहती है, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फून यह साई तो विचारो विपत में न पड़ल बाटीली। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सराय उतरली है, ओधय पुनः चढ़ली है। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली ओरो मोरे संगे रही, दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे, से की जुरतैया गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरियाए, ए साहब गड़ियाँ खड़ी कर, ए साहब गड़ियाँ तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी होए। ये दूसरी है जो मतलब कि एक कहानी सुनाती है कि एक बार मैं दाएं और खड़ी थी कि एक औरत के मतलब कि उसमें से जो है आदमी उतरे और गाड़ी चल पड़ी, तो वो औरत गाड़ी में से आवाज़ लगाने लगी कि गाड़ी खड़ी कर। तो ये हंसती हैं कि भाई गाड़ी एक बार चलने लगी तो कैसे खड़ी हो सकती है। तो ये एक स्टोरी बताती है ऐसे। पहली क्या कहती है, ऊ मेहरवा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला, कि वो औरत तो बड़ी पागल थी क्या कि उसके चिल्लाने से गाड़ी थोड़ी खड़ी होगी। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाए का नाहे, ए सहेबुआ सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया लेई, अरे इहो तो नाहे कि दूर से आवते रहले, न फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की हो गोया,
चौथी स्त्री है जो क्या कहती कि मैंने तो इनके संग के आदमी को देखा ही नहीं। अब तीसरी क्या कहती है कि हम देखे रहले, कि मैंने देखा था मजेक टोपी दिहले रहले इनको, कि उसने मजेक टोपी पहन रखी थी, मैंने देखा था इनके संग आदमी को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे इन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कही कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, क्या भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका इना ही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ तउन टिकस लेई के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस बधिर महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 2 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि
तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की भी साथ ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये थी आज हमारी दुलाई वाली कहानी। हमने कंप्लीट पढ़ ली है दुलाई वाली कहानी को। दुलाई वाली का अर्थ क्या है? दुलाई वाली है मतलब कि ओढ़ने की एक पतली सी चादर। दुलाई वाली का अर्थ क्या है? ओढ़ने की पतली चादर या रजाई। पतली चादर या रजाई। इसमें मित्रों का आपस में वंशीधर और नवल किशोर हैं जो वंशीधर के साथ मजाक करते हैं, इसमें ये चलता है। ये इसमें हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। ये इसमें आर्थिक स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है, स्वदेशी आंदोलन की ओर भी संकेत किया गया है और ये एक प्रेम कहानी है। आप पूरी कहानी को ध्यान से पढ़िए। मैं कहती हूँ एक कहानी को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कहानी का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपसे कैसे ही प्रश्न पूछ ले, आपके तोड़ मरोड़ के कैसे भी घुमा फिरा कर आपके सभी प्रश्न ठीक होंगे अगर आपने कहानी को पूरा पढ़ा है तो ये थी आज की हमारी दुलाई वाली कहानी। अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।